हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप ये आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। आज के सेशन में हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में जो की फीचर्स हैं रियलिज्म के, मेन हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। तो हम होल कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस कर रहे हैं रियलिज्म का। स्पेशली कई सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या की फीचर्स हैं रियलिज्म की, उसको आप डिस्कस करिए। तो आज का ये सेशन इसी को टारगेट करेगा और इन की फीचर्स को समझने के बाद आप रियलिज्म के कॉन्सेप्ट को और बेहतर समझ सकते हैं, राइट। तो इंटरनेशनल रिलेशन अगर हम बात करें तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है इंटरनेशनल रिलेशन का। और स्पेशली जो ये रियलिज्म है, रियलिज्म एक तरीके से प्रोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट है, एक आइडियोलॉजी है, एक अप्रोच है इंटरनेशनल रिलेशन को स्टडी करने के लिए, राइट। जैसे कि हर एक अप्रोच का या जितने भी स्कूल ऑफ थॉट हैं उनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अपनी कोर कुछ फीचर्स होते हैं जिसको वो सेंटर पे रखकर इंटरनेशनल रिलेशन को स्टडी करते हैं, डिफाइन करते हैं ग्लोबल अफेयर्स को। तो रियलिज्म एक प्रोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट है। रियलिज्म में आप देखेंगे कि हर चीज़ एक तरीके से बहुत ही रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश की जाती है। जैसे कि पावर, कि इंटरनेशनल रिलेशन में पावर एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। हर एक नेशन स्टेट पावरफुल बनना चाहता है, चाहे वो पॉलिटिकल डोमेन में हो, चाहे वो इकोनॉमिक डोमेन में हो। जैसे कि हर एक कंट्री चाहती है ना कि उसकी इकोनॉमी ग्रो करे, वो उसका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, राइट। तो वो पावरफुल बने, उसकी मिलिट्री स्ट्रांग हो, उसका इंटरनेशनल ट्रेड में इम्पोर्टेंट शेयर हो, राइट। तो ये क्या है, रोल ऑफ पावर। पावर की बहुत सारी डायमेंशंस हैं। तो हर एक डायमेंशन में जो नेशन स्टेट हैं वो पावरफुल बनना चाहते हैं। भाई जब पावरफुल बनेंगे तभी तो दूसरे स्टेट्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, राइट। जैसे हम बात करते हैं यूएस की हेजेमनी की, तो यूएस एक पावरफुल नेशन स्टेट है, राइट। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि जो चाइना है एक पावरफुल नेशन स्टेट के रूप में इमर्ज हो रहा है, राइज हो रहा है। ओके, सो राइज ऑफ चाइना थ्रेट है यूएस की हेजेमनी के लिए। ये सारी डिबेट चलती हैं। तो ये सब किस रिस्पेक्ट में कंसीडर किया जाता है, पावर। ओके, इसी तरीके से रियलिज्म में आप देखेंगे कि जो रियलिज्म है इसमें जो नेशन स्टेट है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को इंटरनेशनल रिलेशन में नेशनल इंटरेस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। नेशनल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसीजन मेकिंग में। जो फॉरेन पॉलिसीज होती हैं या जो डिसीजन मेकिंग होती है किसी भी नेशन स्टेट की, राइट, कि वो किस ग्रुप का अलायंस बनेगा, किस ग्रुप के साथ अलायंस करेगा, किन कंट्रीज़ के साथ अलायंस करेगा, ये उसके नेशनल इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है कि हमारे किस कंट्रीज़ के साथ जो बायलैटरल रिलेशन है वो कैसे होंगे। ओके, इसी तरीके से जो रियलिस्ट थिंकर्स हैं या जो रियलिज्म का अप्रोच है, यहाँ पर स्टेट को प्राइमरी एक्टर्स माना गया है। अब इंटरनेशनल सिस्टम में कई तरीके के प्लेयर्स अपना इंगेजमेंट दिखाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। स्पेशली हम जब जिन्हें स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स कंसीडर करते हैं, तो रियलिज्म में माना जाता है कि जो प्राइमरी एक्टर्स हैं ये स्टेट होते हैं, नेशन स्टेट, जो कंट्रीज़ होती हैं, जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और ये जो प्राइमरी एक्टर्स हैं ये मोटिवेटेड होते हैं कि भाई हम पावर को एक्युमुलेट करें और नेशनल सिक्योरिटी को अपनी प्रोटेक्ट करें। इस तरीके से ये सारी चीज़ें क्यों इतनी इम्पोर्टेंस रखती हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, जो हम आगे अभी की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने वाले हैं डिटेल में इन पॉइंट्स को। इंटरनेशनल सिस्टम का एक अजम्पशन होता है जो रियलिस्ट थिंकर मानते हैं, राइट। रियलिस्ट थिंकर ये एज्यूम करके चलते हैं या डिस्क्राइब करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम को कि भाई इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, अनार्किक है। अनार्की का मतलब बेसिकली ये होता है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो इंटरनेशनल रिलेशन में जो ऑर्डर हैं, जो लॉ हैं, उनको इन्फोर्स करे। ओके, अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे यूनाइटेड नेशन सिस्टम तो है, बट क्या यूनाइटेड नेशन सिस्टम वर्ल्ड गवर्नमेंट है क्या इस यूनाइटेड नेशन के पास कुछ ज्यूरिडिक्शंस हैं कि जो नेशनल ज्यूरिडिक्शंस को ओवरकम कर सके?
नहीं है ना ऐसा। जैसे मान लीजिए इंडिया में हमारी एक नेशनल गवर्नमेंट है, राइट। अगर आप नेशनल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए लॉज एंड मैकेनिज्म्स को ब्रेक करते हो तो आपको पनिशमेंट होती है, आपको जेल होगा, आपको पेनाल्टीज लगेंगी, ये सारी चीज़ें। लेकिन वर्ल्ड लेवल पे ऐसा है क्या कि अगर आप किसी जो सिस्टम को ब्रेक करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी इजराइल हमास वॉर चला या रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, तो कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो इन पे इन्फोर्स कर सके लीगली कुछ लॉज को। गेटिंग इट। तो जो रियलिस्ट हैं ये मानते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम अनार्किक इन नेचर है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी या यू कैन से दैट कि कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है ऑर्डर इन्फोर्स करने के लिए। तो ऐसे में क्या है भाई, हमें पावरफुल रहना होगा, अपनी सहायता खुद करनी होगी। सेल्फ हेल्प सिस्टम इसे कहते हैं, अभी हम डिटेल में इसे देखेंगे। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया रियलिज्म के बारे में। इम्पॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं जो रियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, जैसे हॉन्स जे मॉर्गेनथाउ, केनेथ वॉल्ज हो गए, जॉन जो मर्साइमर हैं ये हो गए। तो ये सारे रियलिज्म अप्रोच को इन्होंने अडॉप्ट किया है और इंटरनेशनल स्टडी करने के लिए इन्होंने इसी अप्रोच को अडॉप्ट किया है। ओके, तो इंट्रोडक्शन के बाद अगर हम देखें की फीचर्स, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स पढ़ने वाले हैं, जैसे कि सेल्फ हेल्प या वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये कहते हैं इन्वर्टेबल है। तो इन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ूँ उससे पहले गाइस मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी 85% ऑडियंस अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती है। तो आपका जो सब्सक्राइब करने से इस चैनल को ग्रो करने में मुझे हेल्प मिलेगी और तभी मैं इस चैनल को में बेटर कंटेंट या बेटर लेक्चर्स आपके लिए प्रोवाइड कर पाऊँगी। तो आई होप आप इसकी वैल्यू समझते हैं। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अगर लेक्चर पसंद आएगा तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, अब आ जाते हैं हम अपने डिस्कशन में कि की फीचर्स क्या हैं रियलिज्म के इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो पहला, जैसे ये मानते हैं रियलिस्ट कि भाई इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, अनार्किक इन नेचर है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी या वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर क्या काम करता है, सेल्फ हेल्प सिस्टम। केनेथ वॉल्ट जैसे रियलिस्ट मानते हैं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट की ना होने की वजह से जो इंटरनेशनल सिस्टम है यहाँ पर वॉयलेंस, कॉन्फ्लिक्ट या वॉर इस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ हमेशा बनी रहती है, क्योंकि भाई कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट तो है नहीं जो ऑर्डर को या लॉस को इन्फोर्स करेगी। तो यहाँ पर जो नेशन स्टेट हैं इन्हें अपनी हेल्प खुद करनी होगी। सेल्फ हेल्प का मतलब ये है कैसे कि अगर आप पावरफुल होंगे तो आप अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसे इंश्योर कर पाएंगे, आप अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, आप अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। गेटिंग इट। तो आप लाइक माइंडेड पीपल्स के साथ अलायंसेस बना पाएंगे ताकि आपको सपोर्ट मिल सके। गेटिंग इट। तो इस तरीके का परसेप्शन ये दिखाता है कि भाई अपनी पावर को मैक्सिमाइज करिए। केनेथ वॉल्ज एंड जॉन मर्साइमर को आप जब पढ़ेंगे ऑफेंसिव रियलिज्म एंड डिफेंसिव रियलिज्म को, तो आप पाएंगे कि ये बात करते हैं कि पावर को मैक्सिमाइज करिए ताकि आप अपनी डोमिनेंस क्रिएट कर सकें और आप अपनी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें। ओके, दूसरा है वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल। तो यहाँ पर बेसिकली ये मानना है कि जब कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है और यहाँ पर अनार्की एग्जिस्ट कर रही है, ओके, और हर एक नेशन स्टेट पावर के स्ट्रगल में इंडल्ज है, स्ट्रगल फॉर पावर में इंडल्ज है कि भाई अपनी पावर को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। सो देयर इज़ अ रेस कि भाई हाँ हम मैक्सिमम वेपन डेवलप कर सकें, अपनी मिलिट्री को साइज़ बढ़ा सकें, स्ट्रॉन्ग कर सकें और पावरफुल बना सकें। ओके, तो इस तरीके के सिस्टम में वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत ही मतलब स्वाभाविक है, बहुत ही नेचुरल है। सो इट इज़ नेचुरल कि वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट आपको इंटरनेशनल सिस्टम में देखने को मिलेंगे। ओके, क्योंकि हर एक नेशन स्टेट नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। जब नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में कुछ भी हर्डल्स आएंगे, कुछ भी प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आएंगे, तो उन चैलेंजेस से डील करने में हो सकता है वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट हो जाए।
ओके, तो ये सेकंड पॉइंट समझ में आया आपको। नेक्स्ट है कि जो ह्यूमन नेचर को जिस तरीके से डिफाइन किया गया है रियलिस्ट स्कॉलर्स के द्वारा, स्पेशली जो क्लासिकल रियलिस्ट हैं जैसे कि हॉन्स जे मॉर्गेनथाउ, ये कहते हैं कि जो ह्यूमन नेचर है दिस इज सेल्फिश एंड एग्रेसिव इन जनरल। तो अगर हम जनरल वे पे देखें, सो पीपल्स आर सेल्फिश एंड एग्रेसिव, एंड इस जब पीपल्स आर सेल्फिश एंड एग्रेसिव देन यू कैन से दैट कि जो इंटरनेशनल सिस्टम में इंगेजमेंट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट, तो वो भी क्या है, वो ह्यूमन बीइंग्स हैं एंड दे आर गाइडेड बाय सच फीचर्स, they are motivated, their behavior influence such kind of features, right, selfishness, aggressiveness, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ह्यूमन नेचर इस तरीके का है तो कई बार क्या हो सकता है, वॉर होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं और वो पावर, ज़्यादा से ज़्यादा पावर को एक्युमुलेट करने की कोशिश करेगा और कोशिश करेगा कि जो अपने नेशनल इंटरेस्ट है उसको वो प्रोटेक्ट कर सके। जब ह्यूमन नेचर इस तरीके का है और वर्ल्ड में अनार्की है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, स्टेट्स के बीच में, जो नेशन स्टेट्स हैं उनके बीच में कोऑपरेशन नहीं हो सकता। गेटिंग इट? तो रियलिस्ट थिंकर क्या मानते हैं कि जब ह्यूमन बीइंग एग्रेसिव एंड सेल्फिश इन नेचर है, सो दे विल कंसर्न विद द पावर एंड सिक्योरिटी। ओके, दे डू नॉट favor and support the cooperation because in this way वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एंड दे न्यू दैट कि सेल्फ हेल्प सिस्टम है इस अनार्किकल इंटरनेशनल सिस्टम में, सो बेटर ऑप्शन इज दैट कि भाई अपनी पावर को मैक्सिमाइज करिए। अब पावर को मैक्सिमाइज करने में अगर कोऑपरेशन में जाएंगे, ये दोनों अपने आप में कॉन्ट्ररी थिंग है कि एक तरफ कोऑपरेशन हो रहा है, एक तरफ पावर स्ट्रगल हो रहा है, दोनों साथ साथ कैसे चलेगा, राइट? तो जो रियलिस्ट थिंकर हैं ये लिबरलिज्म के जस्ट अपोजिट हैं या लिबरल थिंकर्स के जस्ट अपोजिट हैं। जो लिबरल थिंकर्स हैं वो कहेंगे कि नहीं, जो कोऑपरेशन है वो पॉसिबल है, ओके, बट जो रियलिस्ट थिंकर हैं ये मानते हैं कि कोऑपरेशन इज नॉट दैट ईजी थिंग इंटरनेशनल सिस्टम में, क्योंकि ये सर्वाइवल का प्रॉब्लम है। अगर आप पावर को मैक्सिमाइज नहीं करेंगे, अपनी नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं करेंगे, अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इस अनार्किक सिस्टम में। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं बैलेंस ऑफ पावर। सो जो रियलिस्ट थिंकर हैं ये कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में क्या चीज़ काम करती है, बैलेंस ऑफ पावर। तो अगर हमें इंटरनेशनल सिस्टम में पीस एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट काम आएगा। बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है, IR की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रेफरेंस दूंगी, डिटेल में नहीं जा रही हूँ मैं इस कॉन्सेप्ट पे। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब ये है कि मान लीजिए कंट्री ए या ए के जो ग्रुप कंट्रीज़ हैं, हो सकते हैं कई सारी कंट्रीज़ हों या अकेले कंट्री हो, उसकी पावर अगर उसने अपनी मैक्सिमाइज कर रहा है तो अपोनेंट ग्रुप जो है बी या बी की जो अलाइड कंट्रीज़ हैं वो भी अपनी पावर को इंक्रीज़ करेंगी ताकि ये दोनों बराबर एक इक्वेशन एक तरीके से इक्विलिब्रियम में आ सकें। तो इक्विलिब्रियम कैसे होता है, जब बैलेंस होगा पावर का। अगर किसी एक स्टेट या ग्रुप ऑफ स्टेट ने अपनी पावर को इंक्रीज कर लिया तो यहाँ पर ये तो यहीं पे रह गया, ये इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। और जब इक्विलिब्रियम डिस्ट्रॉय होगा, बैलेंस ऑफ पावर डिस्ट्रॉय होगा, तो वॉर की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, राइट? तो यहाँ पर कंट्रीज़ बैलेंस ऑफ पावर को करने के लिए क्या करती हैं, अपने लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ में कोलिशंस बनाती हैं, ग्रुपिज्म करती हैं। पावर की बात करें आपके रियलिज्म में, तो पावर बहुत ही सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, ओके, रियलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। पावर एक तरीके से क्या है, एक एबिलिटी है जो दूसरे स्टेट्स के बिहेवियर को आप इन्फ्लुएंस कर सकें। सो पावर एज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स, राइट? अगर मान लीजिए USA चाहे तो वर्ल्ड की कई सारे देशों को अपनी पावर का यूज़ करके उनके बिहेवियर को शेप कर सकता है, ओके।
सो यहाँ पर आप देखने को मिलेगा कि जो ये पावर है इसके बहुत सारी डायमेंशन है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल हो गया, कल्चरल पावर हो गया इवन, ओके। इसी तरीके से नेशनल इंटरेस्ट, जो नेशन स्टेट हैं, नेशनल इंटरेस्ट मतलब जो उस स्टेट के लिए लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी या उस स्टेट के वेलबींग के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे किसी भी देश की मान लीजिए जीडीपी बढ़ेगी तो उस देश का उस नेशन का, उस देश का क्या होगा, वेलबींग होगा, ओके। इस तरीके से जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, नेशनल इंटरेस्ट पे भी मैंने एक डिटेल में लेक्चर बनाया हुआ है, अगर आपको नेशनल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को पढ़ना है अलग से तो भी आप IR की प्लेलिस्ट पे जाकर इसको देख सकते हो। नेशनल इंटरेस्ट जो किसी भी नेशन स्टेट के होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत क्रूशियल होते हैं। जो नेशन स्टेट है वो नेशनल इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, गेटिंग इट। और नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपनी पॉलिसी डिज़ाइन करते हैं, जिसे हम फॉरेन पॉलिसी कहते हैं, और डिप्लोमेसी का यूज़ करते हैं निगोशिएट करने के लिए, ओके। तो नेशनल इंटरेस्ट, पावर, ये सब इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की। तो अभी तक के डिस्कशन में हमने क्या देखा कि रियलिज्म एक डोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट है इंटरनेशनल रिलेशन में, और इसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बट कई बार इसे क्रिटिसाइज किया जाता है, इसका जो फोकस है ऑन पावर, सेल्फ इंटरेस्ट पे, एंड स्पेशली जिस तरीके से ह्यूमन नेचर को डिफाइन किया गया है रियलिस्ट थिंकर के द्वारा, इसको लेकर इसको बहुत सारा क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। बट कितने भी क्रिटिसिज्म क्यों ना हो, डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज क्रिटिसिज्म, रियलिज्म रिमेन्स अ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशन। नो डाउट कितना भी आप आइडियलिस्टिक बन जाएं, मोरालिटी को अडॉप्ट कर लें, अपनी वैल्यूज़ को इन्हेंस कर लें, बट स्टिल जब वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा या रियलिज्म की जो आप ह्यूमन बीइंग का नेचर है वो उसे ज़रूर परस्यू करेगा, ओके। तो रियलिज्म अभी भी इवन 21st सेंचुरी में भी जो इंटरनेशनल रिलेशन है या जियो पॉलिटिक्स है उसको शेप करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ओके। तो इसी तरीके से आप जो जियो पॉलिटिक्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर जिस तरीके से शेप हो रहा है, इंडिया के जो रिलेशन है बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल रिलेशन जिस तरीके से चेंज हो रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं आप अगर देखो तो रियलिज्म का बहुत बड़ा रोल है, ओके। तो ये था रियलिज्म के की फीचर्स जो आप डिमांड कर रहे थे। आई होप कि आपको ये की फीचर्स समझ में आए होंगे, और ये स्कॉलर्स को यूज़ करो, आप एग्जाम्पल्स को यूज़ करो अपनी वैल्यू एडिशन के लिए आंसर में। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं आप मुझे। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक द लेक्चर्स। एंड yes, thanks for watching. See you in the next video. Bye bye. Take care. Keep learning. Keep exploring.